Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at J.B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar. And in the series of soil fertility lecture, today we will discuss about the biofertilizer. I will tell you what is biofertilizer, different type of biofertilizer, and what is the contribution or importance of biofertilizer in agriculture. So if we see the word biofertilizer, bio means living organism and fertilizer means एनी मटेरियल दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट. तो अगर हम वर्ड्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट इज बायोफर्टिलाइजर. बट ऐसा नहीं है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस तरह से कर रहा हो. बट डेफिनेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म इफ इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी और इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल देन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ biofertilizer. There are so many definition, but the definition given by Fertilizer Control Order 1985 जो अपने कंट्री का फर्टिलाइजर कंट्रोल है उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है that is product, this is the definition, product containing carrier based living microorganism which are agriculturally useful in terms of nitrogen fixation, phosphorus solubilization or nutrient mobilization to increase productivity of soil and or crop. So by definition biofertilizer are product so which contain living microorganism and these are agriculturally useful. तो यहाँ मतलब ये एग्रीकल्चर में यूजफुल है, किसी इंडस्ट्री वगैरह में अगर यूज हो रहे हैं ये माइक्रोब्स किसी वर्क के लिए तो वो बायोफर्टिलाइजर की कैटेगरी में नहीं आएंगे. बहुत से माइक्रोब्स इंडस्ट्री में यूज होते हैं या फूड इंडस्ट्री में यूज होते हैं, वो नहीं कैटेगरी में आएंगे. एग्रीकल्चरली यूजफुल इन टर्म्स ऑफ, देखिए 3 चीज़ें बताई गई हैं: नाइट्रोजन फिक्सेशन, फास्फोरस सॉल्युबलाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन. एंड दिस न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में भी पोटेशियम, मे बी जिंक, मे बी सल्फर. तो यहाँ सभी न्यूट्रिएंट कवर हो जाते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट हैं दीज आर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस to increase the productivity of soil and or crop. Here another important thing is that it is not for increasing the productivity of crop. यहाँ अगर soil की productivity भी increase कर रहा है then it will be considered as biofertilizer. So increasing the productivity of soil and or crop, या तो soil की करे या crop की करे या दोनों की करे. तो ऐसे carrier based चाहे वो solid carrier में हो चाहे liquid में हो living microorganism वो किस में आएंगे? बायोफर्टिलाइजर की कैटेगरी में आएंगे. दिस इज द डेफिनेशन विच इज गिवन बाय फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर. तो ये हमने देखा ये एक बायोफर्टिलाइजर की डेफिनेशन हुई. इसकी बहुत तरीके से डेफिनेशन बना सकते हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल सही डेफिनेशन है. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स आर देयर और ग्रुप्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर और क्लासिफिकेशन ऑफ बायोफर्टिलाइजर. तो ये मैंने क्लासिफिकेशन है, इसको मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन में किस तरह से हमने दिया है. बट बिफोर दिस फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ बायोफर्टिलाइजर. क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो देखिए वैसे तो आपने बहुत एडवांटेजेस पढ़े होंगे, तो यहाँ देखिए हमें यहीं से एडवांटेज नजर आ रहा है. नाइट्रोजन फिक्सेशन, डेफिनेटली इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन. फास्फोरस सॉल्युलाइजेशन, इट मीन्स मोर अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस. देन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट. तो इट मीन्स इफ नाइट्रोजन इज इंक्रीजिंग, phosphorus is increasing and other nutrients quantity is increasing and available to plant, definitely there is an increase in productivity of soil and crop. ये तो पहला इसका एडवांटेज हो गया जो इसकी डेफिनेशन में ही है. Besides this, other advantages are कि जब हम बायोफर्टिलाइजर को यूज करते हैं तो सॉइल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज दे सीक्रेट द पॉलीसैकेराइड एंड दिस पॉलीसैकेराइड्स हेल्प इन एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. तो सॉइल रिमेन बायोलॉजिकली एक्टिव. Another advantage is that these biofertilizers secrete some hormones like indole acetic acid, gibberellic acid, and also vitamins like vitamin B. So these all are involved in growth of plants. So plant growth is more, root growth is good. Okay, so this is another advantage. If we see the cost is very less and cheaper as compared to chemical fertilizer. Then there is no residual effect. हम chemical fertilizer डालते हैं उसमें heavy metals का contamination की प्रॉब्लम होती है, लेकिन बायोफर्टिलाइजर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो सॉइल कंटामिनेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ये मैं बात अभी बता ही चुका हूँ कि बहुत इजीली अवेलेबल है. एंड कैन बी यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ एग्रो इकोलॉजी
For example, chemical fertilizers are used only in irrigated condition when moisture is available, but biofertilizer can be used in irrigated and rainfed conditions. So different type of agroecology we can use it safely. तो ये इसका advantage है. Then there is no pollution, and in chemical fertilizer during the production, transportation, there is a CO2 emission and other different type of gases are there, so they create the pollution. But in case of fertilizer there is no such type of problem. तो ये इसके एडवांटेज हैं जो आपने जाने भी होंगे. बट देयर आर सम कॉन्स्ट्रेंट्स. तो इसमें कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं बायो फर्टिलाइजर में. फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्स्ट्रेंट्स को देखें तो बायो फर्टिलाइजर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल क्रॉप्स, दे आर स्पेसिफिक. फॉर एग्जांपल राइजोबियम, इट इज़ यूज्ड ओनली इन पल्स क्रॉप, लेग्यूम्स. तो ये एक इसका कॉन्स्ट्रेंट्स है. अनदर कॉन्स्ट्रेंट इज़ शॉर्ट शेल्फ लाइफ. इनको हम बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रख सकते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं. जनरली एक्सपायरी इज़ 6 मंथ, जबकि हम केमिकल फर्टिलाइजर को काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं. अनदर कांस्टेंट इज दैट देयर एफिशिएंसी और कंट्रीब्यूशन इन न्यूट्रिएंट एक्विजिशन इज लो एज कंपेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर. तो इनकी जैसे कि यदि हम एजोटोबैक्टर को लें या जिस्परम को लें, राइजोबियम को लें, तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की सप्लाई नहीं कर पाते हैं. हार्डली 20 to 30 kg पर हेक्टर नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी हो पाती है. तो इससे क्या होता है कि अगर हम सोचें कि हम केवल सारे न्यूट्रिएंट हम बायो फर्टिलाइजर से सप्लाई कर दें, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो दे आर सप्लीमेंट टू केमिकल फर्टिलाइजर एंड दे आर नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. तो ऐसा नहीं है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर को रिप्लेस कर सकते हैं बायो फर्टिलाइजर से, ऐसा नहीं है. हाँ, बायो फर्टिलाइजर को यूज़ करके हम कुछ केमिकल फर्टिलाइजर की डोज को रिड्यूस कर सकते हैं. तो सप्लीमेंट है ये केमिकल फर्टिलाइजर की. सो दीज आर द सम कॉन्स्टेंट बट नॉट डिसएडवांटेज. ये डिसएडवांटेज नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि हमने बायो फर्टिलाइजर डाला और हमें कुछ नुकसान हो गया, देन इट इज़ कॉल्ड डिसएडवांटेज. बट दिस इज़ कॉन्स्टेंट कि कहाँ इसको हम नहीं कर पा रहे हैं या हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं. तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं बायो फर्टिलाइजर डालने के, और ये जो मैंने आपको बताया. अब मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन बताता हूँ कि इसके क्या क्या या हम किस किस ग्रुप में इसको रख सकते हैं बायो फर्टिलाइजर्स को. देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट वन इज नाइट्रोजन सप्लाइंग बायो फर्टिलाइजर, एंड दिस नाइट्रोजन सप्लाइंग में भी सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक, एसोसिएटिव एंड अदर्स ग्रुप. तो सिम्बायोटिक वेरी वेल नोन. सिम्बायोटिक में क्या है कि ये सिम्बायोसिस करता है बैक्टीरिया प्लांट्स के साथ, और जो वेल नोन सिम्बायोसिस है दैट इज राइजोबियम एंड लेग्यूम प्लांट. तो इसमें राइजोबियम आते हैं सिम्बायोटिक में, फ्रैंकिया भी है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा है, राइजोबियम है. एंड राइजोबियम का आपको पता ही है किस तरह सिम्बायोसिस करता है. राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स द नाइट्रोजन एंड सप्लाई दी इट टू द प्लांट, एंड इन टर्न प्लांट सप्लाई द कार्बोहाइड्रेट टू द राइजोबियम. तो जो राइजोबियम के अगर हम देखते हैं तो राइजोबियम में भी 3 तरह के राइजोबियम है. एजोराइजोबियम जो स्टेम नडुलेटिंग बैक्टीरिया है, एजोराइजोबियम जो सेस्बेनिया रोस्ट्रेटा में होता है, जो ढेंचा की एक स्पीसीज है सेस्बेनिया रोस्ट्रेटा, उसमें एजोराइजोबियम होता है. अनदर इज ब्रेडीराइजोबियम. ब्रेडीराइजोबियम अकर इन मैनी लेग्यूम्स एंड इट इज स्लो ग्रोइंग राइजोबियम. किसी कंपटीशन पूछा जाता है कि स्लो ग्रोइंग राइजोबियम कौन सा है, ब्रेडीराइजोबियम. इट अकर इन ग्राउंडनट, पिजन पी, ग्रीन ग्राम, काउ पी. एंड थर्ड वन इज normally which is called rhizobium, and rhizobium is a fast growing and it occur in lentil and pea. So there are 3 type, azorhizobium, bradyrhizobium and rhizobium, but all come under the rhizobium को हम बोल सकते हैं कि सारे rhizobium ही आते हैं, लेकिन इसमें 3 कैटेगरी हैं और उसके क्रॉस अनुकुलेशन ग्रुप होते हैं जो आपको किसी बुक से मिल सकते हैं कि किस लेग्यूम के लिए कौन सा होता है. यहाँ सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि सिम्बायोटिक में कौन कौन से होते हैं. तो ये आपको समझ आया होगा कि सिम्बायोटिक में सिम्बायोसिस रहेगी. Then non-symbiotic, and they have no symbiosis with the any plant and they remain free in soil. तो soil में free रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एजोटोबैक्टर, तो ये soil में free रहता है. अब इसमें क्या करेगा कि इसमें नाइट्रोजन सोर्स क्या यूज़ करते हैं एजोटोबैक्टर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एंड इफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन soil, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट इज अवेलेबल, अमोनियम इज अवेलेबल और अमीनो एसिड्स आर अवेलेबल, देन एजोटोबैक्टर कैन यूज दिस टाइप ऑफ नाइट्रोजन मटेरियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो अब देखिए अमोनियम को यूज़ कर रहा है, नाइट्रेट को यूज़ कर रहा है एजोटोबैक्टर. अगर ऐसी कंडीशन में अगर हम कोई नाइट्रोजन सोर्स यूज़ कर रहे हैं सॉइल में, माना यूरिया डालना है या कोई एनपीके फर्टिलाइजर डालना है, तो फिर एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा क्योंकि उसको सॉइल में पहले से ही ये नाइट्रेट अमोनियम मिल गया. तो जब हम इस तरह के बायो फर्टिलाइजर यूज़ करें तो उनके साथ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को यूज़ ना करें. अगर कर रहे हैं तो उसके बीच में काफ़ी गैप रखें या उसको हम कम क्वांटिटी में यूज़ करें. तो ये नॉन सिम्बायोटिक में एजोटोबैक्टर है. और कार्बन सोर्स कहाँ से लेता है एजोटोबैक्टर, जो सॉइल में जो कार्बोनेसियस मटेरियल है, पॉलीसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स हैं, अदर कार्बन सोर्स हैं, उसको लेता है. और जबकि राइजोबियम में कार्बन सोर्स कहाँ रहता है, प्लांट रहता है. यहाँ फ्री
लिविंग में एजोटोबैक्टर रहता है। और एजोटोबैक्टर कैन सर्वाइव इन सॉइल इन ड्राई कंडीशन अबाउट फॉर 24 ईयर्स, 24 ईयर्स तक जो है सर्वाइव कर सकता है। देन अनदर ग्रुप इज एसोसिएटिव नाइट्रोजन सप्लाइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एसोसिएटिव और बैक्टीरिया विच रिमेन इन राइजोस्फीयर, ये कोई सिम्बायोसिस तो नहीं रखते हैं लेकिन रूट जोन में रहते हैं। जैसे कि नॉन सिम्बायोटिक है, दे रिमेन इन फ्री इन सॉइल, और उनका कोई राइजोस्फीयर से कोई एसोसिएशन नहीं होता, कहीं भी हो सकते हैं, राइजोस्फीयर में भी हो सकते हैं और राइजोस्फीयर से बाहर भी हो सकते हैं। बट इन केस ऑफ एसोसिएटिव माइक्रोब्स दे रिमेन इन राइजोस्फीयर, मीन्स मतलब जो रूट है, रूट का जो एरिया है दैट इज राइजो, राइजो मीन्स रूट। तो स्फीयर मतलब उसका एरिया, स्फीयर जो जैसे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इसी तरह से राइजोस्फीयर है जो रूट के चारों तरफ का जो अंदर का एरिया है, उस राइजोस्फीयर में बैक्टीरिया रहते हैं। फॉर एग्जांपल एजोस्पिरिलम। और जो रूट एग्जीड्यूट्स होते हैं उससे जो कार्बन निकलता है उसको ये माइक्रोब्स यूज करते हैं, और उसी राइजोस्फीयर में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और वो नाइट्रोजन अवेलेबल प्लांट को हो जाती है। तो ये इस तरह के हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, एजोस्पिरिलम। लेकिन जो एजोस्पिरिलम का जो ये एक लूज एसोसिएशन होता है, एंड दिस एसोसिएशन इज फॉर स्पेसिफिक क्रॉप। फॉर एग्जांपल सॉरघम में होगा या मिलेट्स में होगा या मेज में होगा, उसमें ये रहता है एसोसिएटिव का। अदर्स में जो है एजोला है, ये सिम्बायोसिस करती है साइनोबैक्टीरिया के साथ। और एजोला क्या है, एक्चुअली ये एक फर्न होता है जो एक्वाटिक कंडीशन में होता है, जहाँ पानी भरा होता है, जैसे राइस फील्ड है वहाँ होगा एजोला होगी। और उस एजोला के लिए उसमें क्या रहते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, और वो साइनोबैक्टीरिया उसके लिए उसमें रह करके फिक्सेशन करते हैं। ये भी एक सिम्बायोसिस है, एजोला एनाबिना सिम्बायोसिस जिसे बोलते हैं, या एजोला साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोसिस ये होती है। तो एजोला जो कॉमन एजोला है वो एजोला पाइनेटा इसका साइंटिफिक नेम है, और जो साइनोबैक्टीरिया जो फिक्स करता है वो एनाबिना एजोली। तो ये भी एक सिम्बायोसिस है, लेकिन ये कहाँ होती है, एक्वाटिक कंडीशन में होती है, और किसी प्लांट की जरूरत नहीं होती है, केवल पानी चाहिए, उस पानी में इसके कर लेता है। और राइस फील्ड में दिस इज वेरी कॉमन। अदर्स में दूसरा है, अनदर एग्जाम्पल इज ब्लू ग्रीन एल्गी। एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं एंड दे कंटेंट पिगमेंट, अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बट दे रिमेन इन एक्वाटिक कंडीशन। सो एजोला एंड दिस साइनोबैक्टीरिया, this type of biofertilizer occur or microbes occur in aquatic condition और इन राइस फील्ड। तो ये मैंने आपको नाइट्रोजन सप्लाइंग के बारे में बताया। इसमें एक जो राइजोबियम की जो मैंने बात बताई थी, जो राइजोबियम में क्या होता है, रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एंड दिस नाइट्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द होस्ट प्लांट बाय जाइलम थ्रू एस्परजिन। जो एस्परजिन है उसकी फॉर्म में मेजरली ये ट्रांसपोर्ट होती है, एंड सम अमाउंट इन ग्लूटामिन में भी थोड़ी सी होती है, लेकिन जो मेजर जो अमाउंट है दैट इज एस्पराजिन। तो ये मैंने आपको बताया। एंड सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक और एसोसिएटिव जितने भी ये बैक्टीरिया हैं, दे एक्चुअली एक्युमुलेट PHB, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट, PHB पॉली बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट। ये एक इस कंपाउंड को एक्युमुलेट करते हैं अपने बॉडी में, और ये जो एक्युमुलेशन से क्या होता है, सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ये जो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट जो मैं नाम बता रहा हूँ, ये इट एक्ट एज ए ऑर्गेनिक सोर्स एंड रिड्यूसिंग पावर। तो ये ऑर्गेनिक सोर्स भी करता है और रिड्यूसिंग पावर भी प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन के रिडक्शन के लिए। तो ये एक मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई। तो नाइट्रोजन सप्लाइंग का अब आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन से हैं। देन अनदर इज phosphorus supplying biofertilizer, and these biofertilizer can be categorized into two types, solubilizer and absorber. And in case of solubilizer there are fungus and bacteria, and this fungus and bacteria actually secrete some acids, organic acids, and these acid solubilize the tricalcium phosphate and dicalcium phosphate into mono calcium phosphate। तो जो insoluble form होती है वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्युबल फॉर्म में बदल जाती है, एंड दीज माइक्रोब्स सिक्रीट द एसिड। सो दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम इसको बैक्टीरिया कहेंगे तो इसे हम PSB बोलते हैं, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। अदरवाइज अगर हम फंगस को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो फास्फोरस सोलुबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन इज सिक्रीशन ऑफ एसिड्स, एंड दिस एसिड्स रिएक्ट विद द इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ फास्फोरस एंड मेक देम soluble। तो ये एक एक्शन हुआ। सेकेंड इज दैट दिस माइक्रोब्स secrete some phosphatase enzyme, and this phosphatase enzyme is involved in dissolution of organic form of
फास्फेट। तो जो ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फास्फेट होती है उस पर एक्ट करता है और उसको सोलुलाइज करता है, ये एक दूसरा एक्शन है। एंड थर्ड टाइप ऑफ एक्शन इज दैट दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस chelating substances, some siderophores, and they also have some cation exchange mechanism, and by this action phosphorus is available। तो ये एक phosphorus solubilizer का mode of action है जो मैंने आपको तीन बताया। नंबर 1 is production of organic acids, नंबर 2 production of phosphatase enzyme, and नंबर 3 is production of chelating substances, siderophores, and cation exchange mechanism। And in case of phosphorus solubilizer there are some fungus and bacteria। अगर हम फंगस को देखें देन बैसिलस स्पीसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैसिलस अवामोरी एंड बैसिलस मेगाटेरियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरली जो है इसमें बैक्टीरिया है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, PSB, फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया। लेकिन ये मैं अभी आपको ये फंगस बता रहा हूँ, फंगस भी इन्वॉल्व रहती है, लेकिन आजकल जो बायो फर्टिलाइजर रहते हैं उसमें फंगस और बैक्टीरिया दोनों रहते हैं। तो इसमें भी जो मैंने आपको बताया बैक्टीरिया बैसिलस, और जो दूसरा बैक्टीरिया दैट इज स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास अवामोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैक्टीरिया है। और अगर फंगस को हम देखें तो फंगस में एस्परजिलस ये स्यूडोमोनास स्ट्राइटा, स्यूडोमोनास स्ट्राइटा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, स्यूडोमोनास स्ट्राइटा है, और एस्परजिलस अवामोरी फंगस है, और पेनिसिलियम डिजिटेटम ये भी एक फंगस है। तो ये बैक्टीरिया फंगस मैंने आपको बताया। तो उसमें बैक्टीरिया में दो इंपॉर्टेंट है, बैसिलस एंड स्यूडोमोनास, एंड इन फंगस एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। तो ये दो फंगस हैं और ये एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं कि ये कौन कौन सी बैक्टीरिया एंड फंगस हैं। तो ये फास्फोरस सोलुलाइजर हुए। देन फास्फोरस एब्जॉर्बर, एक्चुअली फास्फोरस एब्जॉर्बर आर माइकोराइजा, ये जो होती हैं माइकोराइजा होती हैं, एंड माइकोराइजा हैव एसोसिएशन विद द रूट। सपोज ये रूट सिस्टम है तो क्या करती है, माइकोराइजा हैव इन्फेक्शन ऑन रूट्स, तो नाउ रूट फॉरेजिंग एरिया इंक्रीजेज। तो क्या होगा, जब इन दिस द हाइपी ऑफ दिस फंगस माइकोराइजा इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस। तो जब रूट का एरिया बढ़ जाता है और एंड फास्फोरस इज कैन नॉट मूव इन सॉइल एंड मूवमेंट इज वेरी लिटिल एंड इट इज अवेलेबल थ्रू ओनली डिफ्यूजन। तो फास्फोरस तो मूव कर नहीं पाता, बट देर इज ए इन्फेक्शन ऑफ फंगस, देन रूट एरिया इंक्रीजेज एंड दे हेल्प इन एक्विजिशन ऑफ फास्फोरस। तो यहाँ जो है माइकोराइजा इन्वॉल्व रहती हैं, इंडोमाइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। And in case of endomycorrhiza, VAM is very important. VAM, vascular or vascular mycorrhiza, vesicular or vascular mycorrhiza, ये आपने नाम सुना होगा VAM। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें भी कई जीनस होते हैं, इसके कई स्पीसीज होती हैं VAM की भी, जो इंडोमाइकोराइजा है। इसमें जो ग्लोमस है, ग्लोमस मोज़ेई, दिस VAM इज वेरी कॉमन इन इंडिया। तो ये बड़ी कॉमन है और ये इसका इन्फेक्शन अधिकतर फॉरेज स्पीसीज में या ट्री में रहता है या क्रॉप में रहता है और उसमें हेल्प करते हैं। एंड बिसाइड द फास्फोरस एब्जॉर्प्शन इट इज आल्सो हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक, सल्फर एंड आल्सो वाटर। एंड सिंस इट इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दैट्स वाई द प्लांट इफ हैव इन्फेक्शन विद द VAM देन कैन टॉलरेट ड्रॉट कंडीशन वेरी इफेक्टिवली। तो ड्रॉट कंडीशन के लिए भी ये इफेक्टिवनेस है VAM का इन्फेक्शन फास्फोरस के अलावा। और जिंक एंड सल्फर एब्जॉर्प्शन इज आल्सो इम्प्रूव्ड विद VAM। तो ये एक फास्फोरस सप्लाइंग मैंने आपको बायो फर्टिलाइजर बताए। देन पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया एंड पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया एंड एब्रिविएटेड एज KMB। देयर आर मैनी बैक्टीरिया बट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया इज फ्रेट्यूरिया औरेंटिया। ये देखिए फ्रेट्यूरिया औरेंटिया, दिस बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन पोटेशियम mobilization, क्योंकि पोटेशियम रिमेन इन सॉइल इन नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म, दैट इज देन कन्वर्ट इनटू एक्सचेंजेबल फॉर्म, देन कम इनटू सॉल्यूशन फॉर्म, एंड सॉल्यूशन फॉर्म इज वेरी लेस। तो ये क्या करता है कि जो पोटेशियम की नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करता है, एक्सचेंजेबल फॉर्म में करता है। इसके मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो दिस बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं लेकिन जो कॉमन है फ्रेट्यूरिया औरेंटिया। देन सल्फर सप्लाइंग, सल्फर सप्लाइंग, आपने जब सल्फर की साइकिल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सल्फर इज रिलीज्ड हाउ फ्रॉम ऑर्गेनिक फॉर्म टू इनऑर्गेनिक फॉर्म, एंड हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर इन्वॉल्व। हेट्रोट्रॉपिक में वो जो इम्पॉर्टेंट हैं वो स्यूडोमोनास, एंड स्यूडोमोनास बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है दैट इज इन्वॉल्व, एंड एस्परजिलस इज आल्सो इन्वॉल्व इन सल्फर सप्लाई। एंड अनदर इज ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या है कि ये सल्फर से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक। एंड इंपॉर्टेंट वन इज थायोबैसिलस।
तो ये भी एक कंपटीशन में पूछा जाता है कि विच वन इज इन्वॉल्व इन सल्फर सप्लाई। तो ये देखिए हम अभी जब पढ़ेंगे बायोफर्टिलाइजर देखेंगे अधिकतर क्या है, बैक्टीरिया है। देन अनदर इज माइक्रोन्यूट्रिएंट सॉल्युलाइजिंग एंड दीज आर some bacteria and they secrete the acids like citric acid, oxalic acid, and this acid react with the silicate minerals and then derive the nutrient which is present in silicate minerals। तो एसिड निकला, उस एसिड ने सिलिकेट के साथ रिएक्शन किया और वहां से उसका डिसोल्यूशन हुआ। तो इसमें जो जनरली जो बैक्टीरिया दैट इज बैसिलस, बैसिलस स्पीसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज इन्वॉल्व in micronutrient solubilization. Silicate solubilizing bacteria is there, zinc solubilizing bacteria is there. So Bacillus species बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए Bacillus phosphorus में भी है, तो ये Pseudomonas और Bacillus का बहुत इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में। Then another is decomposer, organic matter decomposer और रिसाइकिल जो कर देते हैं या डिकम्पोज कर देते हैं फास्ट, वो भी बायो फर्टिलाइजर की कैटेगरी में, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। क्योंकि जो हमने FCO की डेफिनेशन देखी है उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। अब चाहे वो मिनरलाइजेशन के थ्रू हो रहा हो, चाहे डिकम्पोजिशन के थ्रू हो रहा है, अगर न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कर रहा है तो देन वी कैन से इट इज बायो फर्टिलाइजर। And in organic decomposer there are two categories, cellulitic which are involved in decomposition of cellulose and trichoderma, cellulomonas, clostridium are very important, and then lignolytic जो लिग्निन का करते हैं। देखिए लिग्निन बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, इसका डिकम्पोजिशन में बहुत टाइम लगता है। तो इसमें जो है फंगस इन्वॉल्व रहती हैं, मेनली फंगस से ही ये रहता है इसका डिकम्पोजिशन। देन ह्यूमिकोला, क्लेवेरिया, सिफेलोस्पोरियम, दिस आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। तो ये मैंने आपको एक बताया कि डिफरेंट टाइप के बायो फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं। तो देखिए जो कंपटीशन में जो मेनली आते हैं, फास्फोरस सॉल्युलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैसिलस का, जैसे मैंने बताया बैसिलस पॉलीमैक्सा एंड बैसिलस मेगाटीरियम एंड स्यूडोमोनास स्ट्राइटा, ये बैक्टीरिया है, ये आपने बहुत बुक्स में पढ़ा भी होगा। और एस्परजिलस एवामोरी, ये फंगस है, ये इंपॉर्टेंट है। और पेनिसिलियम डिजिटेटम, तो ये 4 माइक्रोब्स जो हैं ये आपको पता होने चाहिए कि ये रहते हैं। तो ये एक मैंने आपको बताया था बायो फर्टिलाइजर का कि इसमें कौन कौन से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे नए में जो आया है, पोटेशियम मोबिलाइजिंग आए हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट सॉल्युलाइजिंग आए हैं। तो ये एक कुछ नए आए हैं, तो इसमें आपको नाम पता होना चाहिए। पोटेशियम मोबिलाइजिंग में फ्रिटेरिया औरेंशिया बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, और इसमें जो माइक्रो में बैसिलस स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका एप्लीकेशन रेट देखें कि किस क्या क्या एप्लीकेशन रेट होता है, तो अगर हम सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं बायो फर्टिलाइजर में, तो इन केस ऑफ सीड ट्रीटमेंट 20 to 25 ग्राम पर kg सीड वी शुड यूज़। अगर हम सीडलिंग डिपलिंग कर रहे हैं, माना राइस की हम सीडलिंग डिपलिंग कर रहे हैं, देन 1 kg बायो फर्टिलाइजर प्लस 10 to 15 लीटर वाटर, ये एक सॉल्यूशन बनाइए सीडलिंग डिपलिंग के लिए, फॉर सीडलिंग डिपलिंग 1 kg बायो फर्टिलाइजर प्लस 10 to 15 लीटर वाटर। एंड उसमें जो है सीडलिंग 1 एकड़ सीडलिंग की आप डिप कर सकते हैं, एंड टाइम इज 5 to 10 मिनट्स। इफ यू आर यूजिंग बायो फर्टिलाइजर फॉर सॉइल एप्लीकेशन, आप केवल सॉइल में डालना चाहते हैं, सीड ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते, खेत में डालना चाहते हैं, देन 3 to 5 kg बायो फर्टिलाइजर प्लस 50 kg FYM आप लीजिए। FYM में इसको अच्छी तरह से मिला दीजिए 50 kg में, और देन स्प्रेड ओवर 1 हेक्टर एरिया एट द टाइम ऑफ लास्ट हार्वेस्टिंग, ताकि ये सॉइल में प्रॉपरली मिक्स हो जाए। दिस इज द एप्लीकेशन रेट। ये पूछा जा सकता है कि क्या इसका एप्लीकेशन रेट है। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या क्या हम बायो फर्टिलाइजर हैं और अपनी कंट्री में कौन कौन से अवेलेबल हैं। देखिए राइजोबियम कंट्री में जो अवेलेबल है, राइजोबियम अवेलेबल है। यहाँ से हम देखते हैं राइजोबियम अवेलेबल है, यहाँ एजोटोवेक्टर अवेलेबल है, यहाँ एजोस्पिरिलम अवेलेबल है। एसिटोवेक्टर इज अनदर बैक्टीरिया विच फिक्स द नाइट्रोजन, एंड दिस एसिटोवेक्टर इज नोन एज ब्लैक यूरिया एंड इट इज यूज्ड इन शुगर केन। एसिटोवेक्टर अवेलेबल है, वैम अवेलेबल है और PSB अवेलेबल है। तो ये हमारी कंट्री में अवेलेबल है। तो ये मैंने आपको उसको बताया बायो फर्टिलाइजर के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।